हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार कौशल, शासकीय गांधी महाविद्यालय बालाजी मेहना भिंड आप सबका अपनी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रमुख अर्थात मेजर प्रश्न पत्र, जिसका नाम हिंदी काव्य है, के पाठ्यक्रमानुसार इकाई फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि का अवलोकन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें काल विभाजन और नामकरण को समझना होगा। तो आज का जो शीर्षक है जिस पर हम अपनी कक्षा में बात करेंगे वह है काल विभाजन तथा नामकरण। काल विभाजन और नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन स्रोतों एवं आधारों को ग्रहण किया जाता है उन्हें हम 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जो इस प्रकार होंगे। नंबर 1, रचनाकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं। इस आधारभूत सामग्री में अप्रकाशित रचनाओं का मिलना तो बेहद मुश्किल है, बल्कि दुष्कर है, किंतु प्रकाशित के रूप में कुछ रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहब, भक्तमाल नामावली, कविमाला आदि ऐसी उल्लेखनीय रचनाएं हैं जो प्राप्त हैं, जिनका रचना काल 17वीं शती से 19वीं शती के अंत तक माना जाता है। नंबर 2, साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय देने वाली कृतियाँ। क्रमांक नंबर 3, प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण और रचना काल के निर्णय में योगदान देने वाली ऐतिहासिक सामग्री। ऐसी ऐतिहासिक सामग्री कौन सी होंगी? जैसे कोई शिलालेख, कोई वंशावलियाँ या कोई अन्य प्रमाणिक उल्लेख आदि। क्रमांक नंबर 4, ऐसी सामग्री जो विभिन्न युगों की आंतरिक और बाहरी दोनों परिस्थितियों पर प्रकाश डाले। क्रमांक नंबर 5, ऐसे ग्रंथ जो साहित्य के विभिन्न अंगों जैसे रूपों, साहित्य की धाराओं या उसकी प्रवृत्तियों का बखान करें। काल विभाजन और विभाजित कालों का नामकरण साहित्य के इतिहास की हमेशा से एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। काल विभाजन के लिए जो आधार स्वीकार किए जाते हैं उन्हें हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। इसमें जैसे आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। क्रमांक नंबर 2, शासक और उनके शासन के अनुसार। इसमें कौन आएंगे? जैसे एलिजाबेथ युग, उनके समय का युग, विक्टोरिया काल, मुगल काल, मराठा काल। तीसरे नंबर पर हैं लोकनायक और उनके प्रभाव काल के अनुसार। लोकनायक जैसे चैतन्य काल, गांधी युग, प्रसाद युग, द्वितीय युग आदि। चौथे नंबर पर
राष्ट्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर। जैसे भक्ति काल हुआ, वह एक आंदोलन के रूप में संचालित हुआ, तो भक्ति काल यहाँ पर है। पुनर्जागरण काल है, या इसके बाद की यानी स्वतंत्रता के पश्चात के युग, इसे एक शब्द में कहें तो स्वतंत्रतोत्तर काल। क्रमांक नंबर 5, साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर। अब यहाँ पर किस प्रकार के नाम दिए गए, जैसे रासोकाल, कलाकाल, रोमांटिक युग। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस प्रकार के विभाजन की वाकई आवश्यकता है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब यह है कि जैसे किसी वस्तु के समग्र रूप का दर्शन करने के लिए उसके अंगों का निरीक्षण करना पड़ता है, हमारी दृष्टि भी शरीर के विभिन्न अवयवों का अवलोकन करते हुए संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्शन करती है। इसे हम खंड दर्शन कहते हैं, या कह सकते हैं, जिसमें अवयवों को पृथक मानकर यानी अलग मानकर उनका निरीक्षण करेंगे। उसके पश्चात उसे हम समग्र रूप में देखेंगे। तो जब अवयवों का हम अलग अलग निरीक्षण करेंगे और फिर उसके पश्चात हम उसको एक रूप में देखेंगे, तो इस प्रकार के दर्शन को कहा जाता है समग्र दर्शन। दृष्टि की अपनी सीमाएं होती हैं, वह सभी कुछ एक साथ तो नहीं देख सकती, इसीलिए अंगों पर होती हुई अंगों का अवलोकन करती है। मतलब हम यह बात बराबर ध्यान में रखते हुए कि साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही साहित्य इतिहास का लक्ष्य है। समय समय पर उपस्थित दिशा परिवर्तनों और रूप परिवर्तनों के अनुसार विकास क्रम का अध्ययन करना न केवल उचित है बल्कि आवश्यक भी है। एक प्रश्न यह भी उभर कर आता है कि काल विभाजन का सही आधार क्या हो सकता है। देखिए, वर्ग विभाजन प्राय समान प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है, और समान प्रकृति के अनेक पदार्थ मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, और ऐसे समान प्रकृति के आधार पर अनेक वर्गों में विभक्त होकर जो अस्त व्यस्त समूह बना लिए जाते हैं, जो एक व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है। ऐसे जैसे प्रवाह के अंदर अनेक धाराएं बहती हैं, ठीक वैसे ही साहित्य में अनेक प्रवृत्तियां होती हैं, और इन प्रवृत्तियों की शुरुआत, अंत या उतार चढ़ाव ही साहित्य का काल विभाजन है। काल विभाजन का आधार भी समान प्रकृति और प्रवृत्ति ही है। जनजीवन या लोक जीवन की प्रवृत्तियों तथा रीति आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता है, और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है। ठीक इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। इसी प्रकार नामकरण के पीछे भी कुछ न कुछ तर्क अवश्य है, अथवा तर्क
होना भी चाहिए। नाम की सार्थकता तो इसमें है कि वह पदार्थ के गुण अथवा धर्म को सिद्ध कर सकता हो। तर्क से किसी भी कालखंड का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी मूल साहित्यिक चेतना की को प्रतिबिंबित कर सके। जैसे हमने बताया था शासक के नाम पर भी कालखंड का नामकरण तभी मान्य हो सकता है या हुआ है साहित्य में जब उस शासक विशेष के व्यक्तित्व ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए एलिजाबेथ और विक्टोरिया का अभी उदाहरण दिया था। तो एलिजाबेथ और विक्टोरिया दोनों के राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व एवं शासन तंत्र ने अपने युग को प्रभावित किया है और इस कदर प्रभावित किया कि उनके प्रभाव से साहित्य की गतिविधि पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यही तर्क हम लोकनायक के विषय में भी दे सकते हैं। चैतन्य या गांधी को अपने युग के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव था जो साहित्य में व्यापक रूप से दिखाई दिया। उधर साहित्यिक नेता भी युग विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिनिधि होने पर ही इस गौरव का अधिकारी होगा। बात शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ या भारतेंदु युग की करें। ये शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ या भारतेंदु यहाँ पर ये व्यक्ति न होकर एक संस्था थे, एक युग निर्माता थे जिनके कृतित्व ने अपने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्रायः 4 पद्धतियों का अवलंब लिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युगों या कालखंडों में किया गया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा और उनके अनुसरण पर नागरी प्रचारणी सभा के इतिहासों में इसी को ग्रहण किया गया है। दूसरी पद्धति के अनुसार केवल 3 युगों की कल्पना ही ली गई है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में केवल इसे ही स्वीकार किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया है और इसके पीछे तर्क यह है कि मध्यकालीन साहित्य की चेतना प्राय एक है। 19वीं सदी के मध्य में या उसके आगे पीछे उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ जिसके आधार पर युग परिवर्तन की मान्यता सिद्ध की जा सके।
संत काव्य हुआ, प्रेमाख्यानक, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य आदि की धाराएं पूरे मध्यकाल में 5 शताब्दियों तक अखंड रूप में प्रवाहित होती रहीं। उनमें उतार चढ़ाव अवश्य आए, किंतु मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरी पद्धति, यह पद्धति साहित्य का विभाजन विधाक्रम से करती है। इसका आधार यह है कि समस्त साहित्य राशि का एक साथ अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत अध्ययन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल है। इसके अतिरिक्त एक और चौथी पद्धति है जिसे कहा जाता है ऋजु पद्धति, जो शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। इनके प्रवक्ताओं का तर्क है कि किसी विचारधारा अथवा साहित्यिक दृष्टिकोण का आरोपण करने से जो परिदृश्य है वो विकृत हो जाता है और यथार्थ दर्शन में बाधा पड़ती है। अतः स्वाभाविक कालक्रम के अनुसार ही सामग्री का विभाजन करना ठीक है। नामकरण की समस्याएं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की 4 कालों में विभक्त कर उनका नामकरण किया। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं के कुछ संकेत अवश्य ग्रहण किए, परंतु काल विभाजन और नामकरण की अंतिम तर्कपुष्ट व्याख्या उनकी अपनी है। इनमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया, परंतु वीरगाथा काल और रीतिकाल के विषय में विवाद रहा। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध अनेक आपत्तियां की गईं, जिनमें प्रमुख यह है कि वीरगाथा के आधार पर शुक्ल जी ने यह नामकरण किया है। उनमें से कुछ तो अप्राप्य हैं, कुछ परवर्ती काल की रचना हैं। उनके अतिरिक्त जो साहित्य इस काल अवधि में लिखा गया है उसमें सामंतीय और धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने पर भी कथ्य और माध्यम के रूपों की ऐसी विविधता और अव्यवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण नहीं किया जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल जो नामकरण किया उस पर कई विद्वानों ने आपत्तियां ली और उन्होंने उसे प्रवृत्ति के आधार पर न मानते हुए उसमें आंशिक संशोधन भी करवाए। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग नामकरण भी किया, किंतु भक्ति काल और रीतिकाल पर आकर लगभग सभी विद्वान एकमत हो जाते हैं। कुछ विद्वान यहाँ पर भी रीतिकाल को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए कालों का विभाजन पूर्णतः सही माना गया इतिहास की दृष्टि में, क्योंकि स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी जैसा कहते हैं कि साहित्य मानव के चित्तवृत्ति का इतिहास है, तो उन्होंने जो नामकरण किया वह कुछ
इस प्रकार है। सर्वप्रथम वीर गाथा काल, जिसे विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन जब किया गया तो इसे एक नए नाम के साथ प्रस्तुत किया गया, आदिकाल, जिसका समय 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक रखा गया। भक्तिकाल, भक्तिकाल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक रखा गया। रीतिकाल, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रखा गया। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक इसे माना जाता है। आधुनिक काल को कुछ अन्य भागों में विभाजित किया गया, जो कि जिन्होंने अपनी रचनाओं से उस युग को अधिक प्रभावित किया, उनके नामकरण के अनुसार। पहला, पुनर्जागरण काल, इसे हम भारतेंदु काल या भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। ये सन 1857 से 1900 ईस्वी तक रहा। दूसरा, जागरण सुधार काल, इसे हम द्विवेदी युग के नाम से भी जानते हैं या द्विवेदी काल के नाम से। इसका समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक रहा। तीसरा, छायावाद काल, इसे समय काल की दृष्टि से 1918 से 1938 ईस्वी तक रखा गया। चौथा आता है छायावादोत्तर काल। यह वह काल है जो छायावाद के उत्तर यानी कि उसके पश्चात का काल है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया, प्रगति प्रयोग काल, दूसरा नवलेखन काल। पहला, प्रगति प्रयोग काल, इसका समय 1938 से 1953 ईस्वी तक रखा गया। दूसरा, नवलेखन काल, इसे 1953 से अब तक माना जाता रहा है। विद्यार्थियों, मेरा प्रयास था कि मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की समस्याओं से अवगत कराऊं। मैंने वह किया। अगली कक्षा में हम कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।